किताब भी लेकर आते हैं कंपटीशन में। तो मुझे किसी ने कहा कि मैं सीटेट का फॉर्म भर, मैं संस्कृत का आदमी, मैंने पहली बार अंग्रेजी में किसी परीक्षा का नाम सुना। नहीं तो मैं शास्त्री, शिक्षा शास्त्री, आचार्य, हिंदी के संस्कृत के नाम सुनता था मैं। उसने कहा सीटेट का फॉर्म भरना है। मैंने देखा भाई कैसा फॉर्म है, देखा सिलेबस, देखा फॉर्म भरा। और उस समय 90 पे पास हुआ करते थे, अभी भी 90 पे पास होते थे। और मैं पढ़ाई नहीं, मैं तो कुछ और कर रहा था। 89 नंबर आए। किस्मत ने मुझे वहां ला करके छोड़ा जहां पास होने से एक कदम पीछे था। और उसमें वो मान्य नहीं थी, बीएड वालों की मान्य नहीं थी, बीएड से जस्ट बाद की मान्य होती है। और मेरे साथ वाला पास हो गया। उस समय मार्कशीट डाक से जाया करती थी। जिस कॉन्ट्रैक्ट पे मेरे पिताजी काम करते हैं वो है पोस्ट ऑफिस। तो मेरे पिताजी डाक आती छटनी कर लेते और उनको काम छोटा मोटा जिसे बांटना, किसी को देना, ऐसा काम है। डाक आई और उसमें नाम लिखा था उनके बेटे का। मार्कशीट उन्होंने पिता का अधिकार मानते हुए फाड़ दी, निकाल लिया लिफाफा, पढ़ दी। मैं दूसरा का तो बिना फाड़े देखते क्या, बेटे का था, फाड़ लिया। उसमें सब छोटी एबीसीडी में लिखा था, एक ही चीज बड़े बड़े मोटो अक्षरों में लिखी थी FAIL। अब मेरे पिताजी ने मुझे फोन किया, मैंने कहा मैं देख रहा हूँ, एक ट्राई बोलती, मैंने देख लिया, अब के मैं पास करूंगा। अच्छा मैं पहले देख लिया, बढ़िया भाई। अब कितने नंबर के, एक ही नंबर का था बाबा, पॉजिटिव सकारात्मक उत्तर दिया। पिताजी बहुत खुश, हाँ ऐसे देख लिखा था। और उससे पहले क्या है, मेरे पिताजी ने मुझे बीए करते करते तो कह दिया, भाई तू ऐसे आधे दिन काम करेगा तो पैसे सही नहीं कमा पाएगा, तो तू ऐसे कर, गार्ड की नौकरी कर ले। लंबाई ठीक है तेरी, देखो मैंने बात कर ली, गार्ड की नौकरी कर ले। तो जयपुर में किला है सिटी पैलेस, उसमें मेरे पिताजी ने किसी से बात कर ली और मेरे को भेज दिया। अब मैं वहाँ बैठा और उसने कहा 4 बजे मिलेंगे, जो मतलब गार्ड को लगाने के लिए ऊपर एक मतलब संस्था होती है सिक्योरिटी वाली, वो आपको चेक करते हैं। अब मैं देखा अपने अंदर तो हार्ड मास कुछ भी नहीं, 4 लगाएंगे, अपने को रिजेक्ट कर देंगे तो बड़ी पढ़ाई शास्त्री की धूल हो जाएगी। और 4 बजते उन्होंने कह दिया कि 6 बजे निकले। मेरा समय का बांध टूट गया, मैं आ गया। मैं गार्ड की नौकरी नहीं करूँ। मेरे पिताजी को नाराज हुई, इस वजह से मुझे मेरे पिताजी को राजी करना पड़ता था, कोई ना कोई काम करके। मैं पढ़ने लगा, भाई पिताजी को राजी करना है तो 90 आने चाहिए। उस समय 96 जिस बच्चे के आए हुए थे, उसका दिल्ली से निकलने वाली एक पत्रिका में सम्मान हो रखा था, कमलकांत बारा दिल्ली में शिक्षक है और उनका नाम आ रखा था। तो राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान में 96 का स्कोर चल रहा था। मैंने दिया, बढ़िया तैयारी करके भगवान की दया से मेरे 90 से ज्यादा आए, 91 में नहीं, 92 में नहीं, और वो 96 भी नहीं, 96 का भी गोल टूटा, 100 भी टूट गया, 105 भी टूट गया, 108 नंबर आए मेरे से। सीटेट भारत स्तर की परीक्षा है, भारत सरकार रजिस्टर्ड लिखी हुई डाक गई घर पे। वही मेरे पिताजी ने खोला, पिता का अधिकार रखते हुए फाड़ लिया, निकाला, उसे सब छोटे एबीसीडी था, केवल एक ही शब्द था जो उसमें बड़ी में था, PASS। दादी खुश हुए। और मेरी उस समय जैसे आपको उम्र देखते ही लग जाता है घर वालों को, भाई आ रहा है रिश्ता तो कर दो, क्योंकि हर आदमी अपनी जिम्मेदारी से फ्री होना चाहता है और खुश रहना चाहता है। मेरे माता पिता भी खुश रहना चाहते थे, मुझे शादी में लगा करके। मैं तो नहीं, तो अपने पास तो पैसे ही नहीं है, अपन पैसे कमाएंगे फिर शादी करेंगे। जस्ट ही रीट आई सन 2015 में, जो गुरुजी पढ़ाते हैं जानते होंगे बच्चे यहाँ से, जैसे 2015 की बीएड ग्रेड जुलाई और फरवरी में नीट की परीक्षा हो, तो सितंबर तक तो विज्ञप्ति आई, हमें पता चला भाई ऐसी कोई परीक्षा है। पहली बार रीट हुई थी 17-18 सालों में, रीट की परीक्षा पहली बार दिए और उसमें भी नंबर चाहिए थे। इस बार 108 का आंकड़ा भी पार करा, 120 नंबर थे उस समय। आप बीएड वाले हो जानते हो कि 150 में से 120 नंबर आने पर 80% बनते हैं। और मेरा 3rd ग्रेड में 61वीं रैंक के साथ मेरा चयन हुआ। मैंने 2nd ग्रेड दी स्वयं पढ़ते हुए, 2nd ग्रेड में मेरे 58वीं रैंक आई। फिर उसके बाद में शादी ब्याह हुआ, बच्चे हो गए, तो थोड़ी जिम्मेदारियां भी बढ़ गई।
जैसे आपकी भी बढ़ेगी, परिस्थिति जटिल होगी, स्कूल भी जाते थे। उसके बाद में फिर फर्स्ट ग्रेड की भर्ती आई, मैंने फॉर्म भरा, उसमें 3 फर्स्ट ग्रेड की भर्ती आई थी। मैं 3 विषय से एमए हूँ, जैसे कमाता मेहनत करके उधर खर्च करके एमए कर लेते, प्राइवेट जैसे ओपन से आप कर सकते हो। एमए किए, 3 विषयों से भर्ती आई। एक जनरल में फर्स्ट ग्रेड जो राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय होते हैं, एक संस्कृत विद्यालय में भर्ती आई वरिष्ठ उपाध्याय, उसमें व्याकरण की भर्ती आई और संस्कृत वाङ्मय की भर्ती आई। व्याकरण का मैं अच्छा छात्र था, पूरे केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में जो टीचर है वो मुझे जानते थे। लघु सिद्धांत कौमुदी 1 घंटा 39 मिनट में जो उसके प्रमुख प्रकरण है वो मैं निर्बाध सलागा सुना देता था, इसे छड़ी डाल करके बीच में से। मेरी तैयारी उस समय बढ़िया थी, तो मैंने तीनों में फार्म भर दिया। लोगों ने कहा कि एक में भरो, एक की बढ़िया तैयारी करो, जिसमें पोस्ट किया था। एक में पोस्ट थी 7, जिसमें मतलब रिजर्वेशन से सिस्टम वाइज कट के कैटेगरी में 3 पोस्ट आती थी। वाङ्मय में 7 और संस्कृत डिपार्टमेंट में लगभग 150 के करीब, जनरल में 150 के करीब भर्ती थी। तीनों की परीक्षा समान एक ही महीने में थी। अब दिमाग ये कह रहा था भाई जिसमें पद जाता है उसकी भर्ती की तैयारी करनी चाहिए थी, और मैं संस्कृत विभाग का छात्र था, तो मेरा मन कह रहा था कि मैं व्याकरण का छात्र हूँ, व्याकरण मेरा विषय है, मुझे व्याकरण की तैयारी करनी चाहिए। उसमें पोस्ट 3, बाद में पोस्ट बढ़ा दी गई, मैंने तैयारी करी तीनों की। आधा समय में स्कूल जाता, जो 7 से 10 या 10 से 12 4 वाला समय होता, उसके बाद आता, तीनों विषयों की तैयारी करी। मैं सब मुझे ऐसे कहते हुए तो पागल है, तीनों के चक्कर में तेरा एक भी नहीं है, तीनों में चयन हो जाता। और ऐसे चयन नहीं हुआ कि मेरे को पता नहीं था कि मेरा नंबर आएगा नहीं आएगा, मुझे पता था मेरा नंबर आएगा। मेरी मम्मी को बोलता था कि मेरा जो नंबर आएगा ऊपर से देखना 10 से पहले मेरा नाम आएगा। सेकंड रैंक थी मेरी फर्स्ट ग्रेड में पूरे रास्ता। कहानी आपके लिए इसलिए है कि आप मेरे जैसे हो, आप भी वही कर रहे हो जो मैं कर रहा हूँ। सेम वैसे ही तैयारी करी, पूरी व्याकरण जैसे जटिल विषय में पूरे राजस्थान में मेरी सेकंड रैंक थी फर्स्ट ग्रेड के अंदर, और 5 बार मेरा नौकरी में नंबर आ गया। तो समाचार चैनल वाले वगैरह आए तो थोड़ी सी शर्म आती थी, गाँव में आ जाए तो टीवी वाले जैसे पड़ोसी पूछता है क्या हो गया क्या हो गया, कैसे आगे इतने सारे जने कैसे आए। तो पहली दफा तो मैंने दे दिया, 5 बार मेरा नंबर हुआ। उसके बाद प्रोफेसर की भर्ती निकली, और एक बहुत बड़ा हवा होता है कि प्रोफेसर होता है। हमने फॉर्म भरा, वही किताब सिलेबस निकाली, उसमें जो किताब थी वो किताब खरीदी, बैठ के आराम से स्वाध्याय किया, एक एक विषय को बढ़िया ढंग से पढ़ा। उसमें विभिन्न विषय रहते हैं, वेद, दर्शन, व्याकरण, साहित्य, धर्मशास्त्र, ग्रंथ, पुराण, शिलालेख, अभिलेख, पत्र पे लिखे हुए सब कुछ। आधुनिक जो वर्तमान में कोई कवि है तो वो आज भी जिंदा है, जो कवि से लेकर के कवि कालिदास वाल्मीकि तक सब आता है प्रोफेसर। 25 सवाल आते हैं आधुनिक आज के जमाने के कवि के। सब अच्छी तैयारी करी, जीके में भी हमारे अच्छे अंक रहते थे, और पूरे राजस्थान में मेरी 5वीं रैंक थी प्रोफेसर। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा सुकून मिला जब मेरे पिताजी को मैंने पहली बार फोन किया कि मेरा चयन हो गया, मेरा नंबर आ गया। मेरे पिताजी ने मुझे धन्यवाद कहा। मुझे ऐसा भी इंतजार था कि जब मेरा नंबर आ जाए मेरे पिताजी मेरे को क्या कहेंगे, क्योंकि मेरे पिताजी तो गुर्दाबान थे, वैसे पुराने टाइप के आदमी, तो ऐसे तो कहेंगे नहीं वाह डूड, कहेंगे गाँव वाले आदमी। मैं बहुत दिनों से वो आरबीसी रिजल्ट नहीं निकाले, और मैं देखो क्या कहेंगे मेरे पिताजी, मैं क्या कहेंगे। ऐसे कहा धन्यवाद बेटा, धन्यवाद, बहुत बढ़िया लियो, ऐसे कहा। 2-3 सेकंड नहीं ज़्यादा बात हुई, फिर मम्मी को दे दिया लेता है। बहुत खुश हुए होंगे। मैं आता हूँ, जब पहली बार अखबार में आए तो मेरे पिताजी अखबार पढ़ते हैं, तो अखबार में जब पढ़े होंगे तो भी मैं उसमें नहीं था, उनको देखता कैसे अखबार खोले होंगे, देखे होंगे। टीवी में जब आई फर्स्ट इंडिया और एक में भी आई तो देखे होंगे। ऐसी उसी के लिए पढ़ो, अपने लिए पढ़ो, अपने आप को आगे ले जाने के लिए पढ़ो। हम उन लोगों से भिन्न हैं जिनमें जंतु कोशिका तो आप इसी मेरी जैसी है,
लेकिन ये नहीं, खाते सब हैं, आहार भय में तो नहीं चाह, आहार मैथुन ये सारी चीजें समान है। आप क्या सोच रहे हो मैं मकान बनाऊंगा, कुत्ता 1 मिनट में मकान बना देता है दूर खोल के, उसके लिए सूटेबल है, एसी की तरह रहता, ठंडा ठंडा रहता, मकान है। तो फिर आप में अंतर क्या रहा? हम जो भी भोजन करते हैं वो भोजन ग्लूकोज में बदलता है, और ग्लूकोज में बदल करके जिसे वसाई त्वचा के नीचे रह जाएगी, सारा भोजन अलग अलग खंडों में विभाजित होकर के शेष उसका कचरा निकल जाता है। उसकी ताकत 38 एटीपी में हमारे शरीर में मौजूद रहती है, वो मौजूद रहती है हमारी नाभि के पास। हमारा शरीर हमारी 90 अंगुल का रहता है, आप नाभि देख लेना, उसका मध्य कितना हो 45 अंगुल। उस 45 अंगुल में से ऊर्जा संचित रहती है। कहा राम ने रावण को नाभि में तीर मारी तो उसके अमृत था, अमृत इसलिए था कि वो योग साधना इत्यादि खूब करता था, उसके शरीर में श्वास रोकने की, धड़कन को कंट्रोल करने की, पेट से सब करती, इसलिए सारी बीमारियों का प्रथम द्वार पेट होता है। उस पेट में वो ऊर्जा एकत्रित रहती है और वाणी के 4 भागों में बाहर बढ़ जाती है। आप आगे बढ़ोगे, परा जो अंदर रहती है, जो आवाज को इकट्ठा करती है, पश्यंती जिसमें आवाज अक्षरों के रूप में आती है, जैसे एव क, उस आवाज को, उस ध्वनि को हम अक्षरों में बांध देते हैं। फिर वो आएगी मध्यमा जिसमें हम दम भरते हैं, उसमें तेज बोलना आएगा, श्याम ये तेज, ये कहाँ डिसाइड होता है? मध्यमा। जो बीड़ी सिगरेट पीता रहता है उसकी आवाज उसकी मध्यमा फूक दे सब, मैं उस समय तो कहते मैं छल्ला बना देता हूँ, और फिर औलाद को आवाज नहीं दे रहे हैं, औलाद सुन के भी निकल रही है, कहते हैं आवाज नहीं दे। अब मध्यमा के बाद में अगली जो कहती परा पश्यंती, मध्यमा और वैखरी जो बिखर गई। 3 वाणी सबके पास है। कुत्ता भी ऐसे सोचता होगा कि ये बोल लूं, पर बोल नहीं पाता। तीनों स्टेज तो पार कर लेता, चौथी पे आते ही इंसान याद आता है उसे कि इंसान होता तो काश में बोल लेता। मैं बहुत सौभाग्यशाली हूं कि मैं इंसान हूं, मैं 4 वाणी का प्रयोग कर सकता हूं, मैं संस्कृत वाणी का प्रयोग कर सकता हूं, मैं देववाणी बोल सकता हूं, देवताओं की भाषा बोल सकता हूं। आप सभी सौभाग्यशाली हैं कि आप सभी देववाणी बोल सकते हैं। मेरे परिचय के बाद में छोटा सा परिचय संस्कृत का देता हूं कि आप क्यों पढ़ रहे हो। आपको कई लोग ऐसे मिलेंगे जो एक कहेंगे कि क्या पढ़ रहे हैं, संस्कृत इससे बढ़िया तो दूसरे लेता, क्या ले लेता, कुछ नहीं ले लेता, अब नहीं बताते क्या ले लेता, कुछ नहीं बताते। देखो हुआ यूं, सबसे पहले हमारे पास कागज नहीं था, है ना, मुझे सारा कर देना आप, मैं समय भी ज्यादा ले लेता हूँ, मैं पैदाइश प्रोफेसर आदमी हूँ, समय ज्यादा ले लेता हूँ। तो कागज नहीं था हमारे पास, कागज का आविष्कार चीन ने किया है ना, हर प्रदूषण की चीज बनाता है, मतलब हर बढ़िया चीज बनाता है। तो कागज नहीं था, तो हमारी पद्धति क्या थी, श्रुति परंपरा की सुनकर याद कर लेते थे। अब बढ़िया परंपरा किसकी थी, कागज वाली या सुनने वाली? सुनकर याद करने में आदमी जेब में नहीं रखता बात को, और किस साहब ने ऑर्डर दिया, आदमी कागज पलट के जेब में रख ले, तो कागज जेब में, सर मैं नोट्स बना रही हूँ, क्या कर रहे हो, लिख रही हूँ आपकी बात को, लिख करके जेब में रख लिया और मम्मी ने धुल दिया। क्या धुल जाता है कागज से, उसमें ज्ञान से नहा लेता है आदमी, नहाना स्नान करना। इसलिए स्नान किए हुए को एक गुरुजी उसे पूरी उम्र में पढ़ाते, उसको सोचते कि इसमें इस चीज की कमी है, पढ़ा करके 6 गुरुजनों को बुलाते, सामने बिठाते थे, इस बार ये हमारे छात्र है जिनको मैंने पूरा ज्ञान दिया, पूछ लो इनसे। 6 गुरुजी उसे अलग अलग भाषाओं की चीजें, व्यवहार की, राजनीति की, सब पूछते, और अगर वो बता देता तो सामने घड़ा रहता था, उसमें मंत्र से उसको घड़े को अभिमंत्रित करते थे, उससे उस छात्र को स्नान कराया जाता था। जो स्नान कर लेता था उसे स्नातक कहते हैं। क्या कहते हैं? स्नातक कह लेते हैं कि इसने ज्ञान रूपी स्नान किया हुआ है। तो वेद हमारे पास थे, हमें जो ऋचाओं वाला वेद है वो ऋग्वेद है, जिसमें स्तुतियां हैं, जिसमें यज्ञ संबंधी, जैसे रेखागणी, त्रिभुज वाला कुंड बनाना है, गोल वाला बनाना है, 24 अंगुल का बनाना है, 3 परिधि वाला बनाना है, कितनी मेखला वाला बनाना है। कब जानोगे? जब लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई सब जानोगे।
आजकल बच्चे पढ़ते ज्यादा है, जानते कम है। उदाहरण छोटा सा दे रहा हूं, 1 सेकंड में जवाब देना आप सभी। 67, 68, 59 में से क्या बड़ा है? 59, 67, 67, 68, 68, 59 क्या बड़ा है? हाँ? वेद बने, यजुर्वेद बना, सामवेद है संगीत का भी। हमारी प्राथमिक शिक्षा है संगीत, आज हमें वैकल्पिक तौर पर दिया जाता है। एक श्लोक गा दो आप किसी कक्षा में, संस्कृत के टीचर बनकर के दूसरी वाले आ जाएंगे, क्या कर रहे हो आज? आज क्या है आपके? कुछ नहीं, हमारे श्लोक है। क्या गाकर पढ़ाते हो यार गुरुजी? मुझे ऐसे बोलिए गुरुजी, क्या गा के पढ़ाते हो यार आप? मैं कैसे पढ़ाऊंगा? कैसे पढ़ा? श्रुति परंपरा वो परंपरा है जिसे राग से सुनाते हैं, राग से याद करता है, प्रेम से आगे पीढ़ी तक ले जाता है। एक कागज में एक चीज 10 साल में खो जाती है, करोड़ों साल हो गए। वो जो मंत्र जो उस समय जैसे बोले जाते थे, आज आरएनटी कॉलेज के छात्रों ने उसी स्वरूप में सुनाया, शुद्ध सुनाया,